ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कुछ एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में कि हाउ कैन वी क्रिएट मल्टीपल एक्सप्रेशंस इन सी शार्प। मल्टी डाटा टाइप स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, इसमें ऑपरेटर्स वगैरह की फंक्शनलिटी को देखकर यू कैन क्रिएट फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम डिज़ाइन करना था अपना। अब नेक्स्ट असाइनमेंट में कोशिश करूँगी कि जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं, एक्सप्रेशन से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी शार्प। कंडीशन अभी तक बेसिकली जब हम कोडिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमारा कोड जो है वो 3 स्ट्रक्चर्स में ब्रेक होता है। स्ट्रक्चर मीन्स कि कोड को राइट डाउन करने की सीक्वेंस क्या होगी, तो उसको हम कह रहे हैं कंट्रोल फ्लो। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कैसे होगी? एग्जीक्यूशन ऑफ कोड या कंट्रोल ऑफ कोड मीन्स कि हम जब कोड एक प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं तो वो प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, किस सीक्वेंस में, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो। And we have 3 types of control flow: sequential, conditional and iterative. Sequential वो जो अब आज तक हम करते आ रहे थे, वन बाय वन जिस सीक्वेंस में हमने इंस्ट्रक्शन राइट डाउन किए हैं उसी सेम सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सो ऑन, दैट इज सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कंडीशनल स्ट्रक्चर या डिसीजनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? इसको डिसीजन स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि हमने कोड राइट डाउन किया और हमने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी कोड में जिसकी बेसिस पे हमारा कोड डिसाइड करेगा कि हमारे पास कौन सी सीक्वेंस प्रोग्राम की एग्जीक्यूट होगी। मीन्स अब हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया। अब हमारी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन के ट्रू होने पे कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। नाउ वी आर नॉट फॉलोइंग एनी सीक्वेंस। उसको हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। थर्ड जो है हमारे पास है आइटरेटिव और रेपिटेटिव। रिपीटिशन जिसे हम कह रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक चीज़ जो बार बार रिपीट हमें करनी है। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि मैंने 10 टाइम्स और 100 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज़, या तो ये होगा कि हम 10 टाइम्स कंसोल डॉट राइट की स्टेटमेंट लिखें। उससे बेटर हमारे पास भी क्या, उससे बेटर भी हमारे पास ये है कि हम एक दफ़ा स्टेटमेंट लिखें और उस पर एक लूप लगा दें कि ये स्टेटमेंट लूप में इतनी दफ़ा, जितनी हम कंडीशन थे उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। सो वी हैव कंट्रोल फ्लो। अच्छा, अब यहाँ से आज की क्लास के बाद से ना हमारा काम थोड़ा सा टेक्निकल शुरू हो जाएगा। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग भी होंगी। सो हमें थ्रू आउट जो है वो सीख रहना है और कोशिश करनी है कि अपनी प्रैक्टिस को हम बहुत ज़्यादा बेटर करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ आ रही होंगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा थोड़ा सा लॉजिकल होता चला जाएगा। थ्योरेटिकल थ्योरी कम होगी और आपके पास जो है वो टेक्निकल एंड लॉजिकल जो है चीज़ें ज़्यादा आ रही होंगी। ठीक है, कंट्रोल फ्लो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो। वन इज sequential, second is conditional, conditional और decisional, and third one is repetition और iteration। ठीक है, sequential का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन। जैसे मैंने अपना कोड राइट डाउन किया है उसी सेम सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा।
इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकती हैं, सिंपल इनपुट आउटपुट की स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, मेरे पास क्लास लेट अज्यूम टेस्ट, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर मेरे पास एक मेन का मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर इस मेन के मेथड के अंदर मैंने अपना कोड राइट डाउन किया है। ठीक है, क्या कोड मैंने टाइप किया है, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, और फिर मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर वैल्यू फॉर ए। ठीक है, मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ ए में वैल्यू। और यहाँ मैंने क्या किया कि ए इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीजर है सो हम कन्वर्ट डॉट टू इन 32 एंड देन कंसोल। अच्छा, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रीड कर रहा होता है। सो अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल में जिसकी कोई भी डाटा टाइप है अदर देन स्ट्रिंग उसमें कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं, ए इज इक्वल टू कन्वर्ट टू 32 एंड ब्रैकेट में कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि मैं कंपाइलर को कह रही हूँ कि पहले यूज़र से इनपुट ले लो। अब यूज़र जो भी इनपुट देगा, इवन अगर यूज़र इनपुट दिया 100, तो कंसोल डॉट रीड लाइन उसको क्या कंसीडर करा होगा कि स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जाके एक मेथड लगाया कि यूज़र जो भी इनपुट ले रहा है उसको पहले इन 32 में कन्वर्ट करो और फिर ए में स्टोर करो। सिमिलरली यही काम मैं करूँगी बी के लिए। एंटर वैल्यू फॉर बी एंड बी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। और फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट मैंने कहा कि एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया ए प्लस बी, यानी कि सी की क्या वैल्यू होगी मेरे पास, जो कि ए और बी यूज़र ने इनपुट दिया उसको ऐड कर दो और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दो सी। ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें हर काम सीक्वेंस में हो रहा है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप। मैंने सी प्रिंट करवा दिया। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवा दिया, रिजल्ट है प्लस सी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं अपने पास। ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन के मेथड के अंदर मैंने इसको अपने कोड को प्रिंट करवा दिया। देखिए ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने वर्ड पे टाइप किया था। ये कंपाइलर का अपना सिंटेक्स है, कोड बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि वो सारा कोड एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर दिया। नाउ दिस इज अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, या मेमोरी में जाके ए और बी के लिए स्पेस एलोकेट कर देगा जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। देन स्क्रीन पर प्रिंट करेगा एंटर वैल्यू फॉर ए, और फिर ए इज इक्वल टू
कन्वर्ट डॉट टू 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ए के आगे क्या करा होगा, मेरा एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा जो कि यूजर से इनपुट के लिए होगा। जैसे यूजर जो इनपुट देगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू में के लिए। देन फिर वो कहेगा एंटर वैल्यू फॉर बी की वैल्यू एंटर करो एंड देन बी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। दो यूजर ने जो इनपुट देंगे, फर्स्ट इनपुट ए में एंड सेकंड इनपुट बी में स्टोर हो जाएगा। एंड थर्ड हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे रिजल्ट इस प्रिंट होगा और सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर ए और मेरा कर्सर वेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। देखिए ब्लिंक कर रहा है, कर्सर वेट कर रहा है। इट मीन्स कि यूजर को फॉर्म कर रहा है कि यूजर को वैल्यू इनपुट दे। लेट्स से यूजर ने फर्स्ट वैल्यू दी 50 और सेकंड वैल्यू मैंने दे दी 20। एंटर किया, प्रिंट हो गया रिजल्ट इज 70। ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल का मतलब हर चीज लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रही है। पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2 एंड सो ऑन। कोई मेरे पास यहाँ पे कंडीशन या आइट्रेशन नहीं है, हर काम सीरीज में हो रहा है, एक सीरियल वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। कंडीशनल और डिसीजन स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स देंगे। यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम में हमें कुछ लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करनी है वो हम यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू देंगे। और ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होती है, इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स, लेट्स से हमारा यही वाला कोड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जहाँ पे मेरे कोड को डिसीजन लेना हो कि अदर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है या ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिसीजन स्टेटमेंट। और ये डिसीजन स्टेटमेंट क्या डिटरमाइन कर रही होती है, अब हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। जहाँ डिसीजन स्टेटमेंट आ गई वहाँ पे मेरे प्रोग्राम को डिसीजन लेना होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ यहीं स्टेट वर्ड की फाइल में कि व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग इफ स्टेटमेंट। सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, क्लास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है हमारे पास, टोटल 37 स्टूडेंट्स हैं, 23 हैं अभी प्रेजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले इफ का कीवर्ड होगा स्मॉल में, फिर इफ के साथ हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन वी कैन हैव ऑप्शनल बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। यानी कि अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है, इफ, और इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगी कंडीशन जिसको हमने चेक करवाना है। अभी कोई भी लॉजिकल रिलेशनल स्टेटमेंट हो सकती है, कोई रिलेशनल स्टेटमेंट हो सकती है, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, हो सकती है। जो भी स्टेटमेंट हम देंगे कंपाइलर उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद रिजल्ट देगा एदर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट कौन सी है, ये स्टेटमेंट कोई ना कोई बूलियन कंडीशन होगी। बूलियन मीन जो बूलियन हमने डाटा टाइप पढ़ी थी, जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो यहाँ पे इफ के जो ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो हम कंडीशन देंगे, इट कैन बी लॉजिकल कंडीशन, रिलेशनल कंडीशन, कंपैरिजन स्टेटमेंट एज वेल, जिसका रिजल्ट कोई ना कोई बूलियन में आएगा, एदर ट्रू और फॉल्स। और अगर यहाँ रिजल्ट ट्रू आ गया
यानी कि इफ ट्रू, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बॉडी ऑफ ब्लॉक जो है इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट मीन्स कि अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये डिपेंडेंट है इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तभी ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको भी हम जाके वहाँ देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है इफ स्टेटमेंट का, सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ का कीवर्ड सब स्मॉल में, ठीक है, आई भी स्मॉल में। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन। इफ के साथ हमेशा कंडीशन देना ज़रूरी है। कोई भी कंडीशन हो सकती है, रिलेशनल कंडीशन हो सकती है, लॉजिकल कंडीशन स्टेटमेंट हो सकती है, आपके पास कोई भी कंपैरिजन स्टेटमेंट हो सकती है। और फिर उसके बाद इफ की बॉडी जो कब एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर आप ये एक चीज़ देखें तो अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस ब्लॉक हो गई। नाउ दिस स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इफ स्टेटमेंट। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, इस कोड को हम वहीं जाके देखते हैं। ठीक है, हम क्या एज्यूम करें कि वही वाला कोड है जिसमें हमने 2 नंबर का इनपुट लिया है, और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये डिटरमाइन करूँ कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एडिशन तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब हमें मुझे क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट डालनी है। तो यहाँ पे आई विल ऐड कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे ऐड होगी, अगेन सेम इफ का कीवर्ड, इफ के कीवर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट जिससे हम कंडीशन डालेंगे। अच्छा, कंडीशन अब मेरा प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रही होगी। ये प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि कंडीशन उसने क्या डालनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ए और बी में बताना है कि ए बी से बड़ा है या नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन का। तो मैंने क्या स्टेटमेंट दे दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन क्या करो, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन ए। अब स्टेटमेंट जो है कंसोल डॉट राइट लाइन के स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी स्टेटमेंट दे दी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, नाउ दिस स्टेटमेंट जो है, ये वाली स्टेटमेंट ऑप्शनल है। अब ये हर हाल में नहीं आपके पास एग्जीक्यूट होगी। ये कब होगी, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तब एग्जीक्यूट होगी। जब ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास सीक्वेंशियल फ्लो जो है वो ब्रेक हो गया। और इसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट दे दी। अब जो भी स्टेटमेंट है जो इफ़ की बॉडी से बाहर है वो इफ़ का पार्ट नहीं है, एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये हर हाल में प्रिंट होगी विच इज आउटसाइड इफ। ठीक है, ये जो मैंने नई स्टेटमेंट यहाँ पे राइट डाउन की है, अब ये इफ स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद अगर मैं कुछ और प्रिंट करना चाहूँ तो वो मेरे पास अगेन फिर सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ ये है, बाकी इससे पहले सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो होगा। यहाँ से पहले ए और बी वाली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये ए की वैल्यू इनपुट लेगा, फिर एंटर वैल्यू फॉर बी प्रिंट करेगा, फिर बी की वैल्यू इनपुट लेगा। ये यहाँ तक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ गई। ठीक है, और ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास एंड हो गई, जहाँ पे हमने कंडीशन एंडेड है। तो अब ये सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो गई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना ये इफ़ की बॉडी से बाहर चला जाएगा। और उसके बाद जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, आप फिर दोबारा से सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है।
ठीक है, इसको रन करते हैं। इसने मुझसे कहा एंटर वैल्यू फॉर ए, मैंने ए की वैल्यू दे दी 10। फिर इसने कहा एंटर वैल्यू फॉर बी, मैंने बी की वैल्यू दे दी 5। ठीक है, इसने a इज ग्रेटर देन b प्रिंट कर दिया बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 5। अब ये जो ये स्टेटमेंट मैंने दी है, ये इस रिलेशनल स्टेटमेंट में क्या करेगा, a की वैल्यू उठाएगा जो यूज़र पहले इनपुट दे चुका है। इसीलिए ये स्टेटमेंट बाद में आएगी और a और b में वैल्यूज यूज़र से इनपुट आप पहले लेंगे। अगर आप ये पहले इनपुट ले लेंगे तो a और b तो अननोन है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले a और b की वैल्यू इनपुट लेंगे और फिर इफ की कंडीशन में हम देखेंगे कि a की वैल्यू अगर b से बड़ी है तो ये स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो फिर बाहर आ जाओ। दोबारा इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। अब मैंने a की वैल्यू दी 10 और b की वैल्यू मैं अब बड़ी दे देती हूँ, लेट्स से 50। फिर अब ये यहाँ आएगा, यूजर से इनपुट ले लिया, अभी उसके बाद चेक करेगा कि क्या 10 50 से बड़ा है, नहीं बड़ा, फॉल्स आ गया। सो इफ कंडीशन इज फॉल्स देन दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अब ये इस स्टेटमेंट को इज ग्रेटर देन बी को स्किप कर देगा और बाहर आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। टेन इनपुट दिया ए में, बी में इनपुट दिया 5। ठीक है, आउटसाइड ऑफ इस बॉडी पाकिस्तान जिंदाबाद। इसने ए इज ग्रेटर देन बी वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? मैंने बहुत इजीएस्ट वे में इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा इफ स्टेटमेंट के साथ ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करें। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कोड की विजिबिलिटी के लिए तो ये रिकमेंडेड है कि आप इफ़ की बॉडी के साथ जो जो चीज़ें आपने इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर रखी हैं आप उसको उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि यू कैन यूज़ मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो अगर आप यहाँ 10 स्टेटमेंट देंगे तो वो 10 स्टेटमेंट इस इफ पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो 10 की 10 स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जो भी चीज़ इस बॉडी के अंदर होगी वो इस इफ पे डिपेंडेंट होगी। अब चाहे वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकती है। बट इफ के अगर मैं ये ब्रैकेट यूज ना करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, होगा क्या, अच्छा एक चीज़ इसको और हम एक और स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, मैं ए और बी को भी प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, ये जो बात अभी मैंने कही है आपको सही से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इस कोड को मैंने दोबारा रन किया, कुछ नहीं किया मैंने, उसी इफ की बॉडी के अंदर जहाँ मैंने ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट करवाया वहाँ ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब ये मुझसे दोबारा वैल्यू मांग रहा है ए की वैल्यू मैंने दे दी 50। बी की वैल्यू मांग रहा है, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 10। एंटर किया, चेक करेगा कि क्या 50 10 से बड़ा है, यस 50 इज ग्रेटर देन ट्रू। तो ये तीन स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 10, और उसके बाद जो नॉर्मल सीक्वेंस है वो ये वाली स्टेटमेंट तो हर हाल में प्रिंट होंगी, चाहे इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो। फिर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करती हूँ। ठीक है, अब मैंने ए की वैल्यू कम दे दी, लेट से मैं कह रही हूँ ए की वैल्यू 5 है
और b की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो अब ये चेक करेगा कि क्या 5 बड़ा है 10 से। नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे का पूरा सेट इस इफ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसको मैं 10 के बाद एंटर करूंगी। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इफ के ब्लॉक को स्किप कर दिया, यानी कि अब मेरे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, ये सारी सीक्वेंस ब्रेक हो गई। अब ये कहाँ जाएगा, इफ की बॉडी एंड होने के बाद जो नॉर्मल सीक्वेंस है प्रोग्राम की, अब वो एग्जीक्यूट किया इसने। ठीक है, यहाँ तक सब एग्रीड है, सब क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इफ के अगर हम ये बॉडी ऑफ इफ हटा दें, यानी कि जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए थे, अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स हटा देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, बस स्पेस नहीं देनी है अपना। ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेकिन जब आप इफ के साथ कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ठीक है, सो जो इफ के बाद जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, वो कंसीडर करता है आपका कंपाइलर एज अ बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट है वो उसको समझेगा कि ये सारी की सारी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, ये पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट करके इफ की बॉडी डिक्लेयर नहीं की, ठीक है, सो जो बाय डिफॉल्ट जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो इफ का पार्ट कंसीडर होगी, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। इसको रन करते हैं उसी प्रोग्राम को, बस मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, वही सेम प्रोग्राम है। मैंने कहा कि फर्स्ट इनपुट 10 है और सेकेंड इनपुट 5 कर देते हैं, तो इसने ए इज ग्रेटर देन बी भी प्रिंट किया, यानी कि जो इफ की बॉडी थी वो भी एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद सीक्वेंशियल ऑर्डर भी इसने फॉलो किया। फिर इसको मैं दोबारा रन कर देती हूँ। अब मैं 10 को स्मॉलर वैल्यू दे देती हूँ 3 और बी को मैं दे देती हूँ लेट से 15। इस केस में इसने कौन सी स्टेटमेंट स्किप की, जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट थी वो स्किप की। बाकी इसने ए की भी वैल्यू प्रिंट करवाई, बी की भी वैल्यू प्रिंट करवाई और बाकी जो दो स्टेटमेंट थी वो भी प्रिंट करवाई। सो अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देते तो इफ के बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी, बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर खुद से उसको इफ का पार्ट कंसीडर करेगा, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स को वो सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करेगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास इफ की कंडीशन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसके लिए फिर आप ब्लॉक ऑफ कोड बनाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स उस स्टेटमेंट से पहले, और फिर जिन जहाँ तक आपने बॉडी रखनी है इफ की, वहाँ तक लेट से अगर मैं कह रही हूँ ये पूरी स्टेटमेंट आनी चाहिए, तो यहाँ तक मैंने ब्रैकेट रख, ब्रैकेट क्लोज, जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया वो सारी की सारी स्टेटमेंट मेरे पास क्या होंगी, इफ का पार्ट कंसीडर होंगी। तो अगर तो इफ के साथ एक ही आपके पास स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो इट्स मैंडेटरी कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें, जिससे आपकी बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट मेंशन हो सके। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अच्छा, अभी तो हमने देखा कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो पोर्शन ऑफ इफ एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ में हम मल्टीपल ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट दे दिया। टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है, एक तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ी है, जस्ट इफ स्टेटमेंट, विदाउट एनी एल्स, यानी कि विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव। हमने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या करो।
ठीक है, वो तो नॉर्मल सीक्वेंस तो उसने तो हर हाल में करेगा, लेकिन इफ के ब्लॉक में हमने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है कि अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो तो ये कर दो। ठीक है, सो अभी ये वाला हमने जो देखा है इफ विदाउट एनी एल्स, यानी कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेकंड टाइप है इफ स्टेटमेंट विद एल्स। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं जो अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करो। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट पे मेंशन कर देती हूँ डू दिस। अब डू दिस में कोई भी टास्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके बाद फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्लो होगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं इफ स्टेटमेंट विद एल्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मेरे पास स्ट्रक्चर होगा